प्रश्नवाली 2 का पेज नंबर क्या है, 201 है, जिसमें प्रश्नवाली 2 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा है देखा जाए तो लिखा है वित्तीय वर्ष 2013-14। देखिए पूरा पैराग्राफ आपको समझना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, तब क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन में जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न को समझ रहे हैं। देखिए क्या बोला है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय कितना है, मकान किराया भत्ता छोड़कर, जो मकान किराया जो भत्ता मिलता है उसको छोड़कर यदि देखा जाए तो उसकी वार्षिक आय कितनी है, 4,10,000 रुपए है। वह प्रति माह 4,000 रुपए अपने वह प्रति माह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करता है और 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। एक तो जमा करता है किसमें, सामान्य भविष्य निधि खाते में। कितना रुपए जमा करता है, प्रति माह 4,000 रुपए। और प्रति माह 4,000 रुपए मतलब एक वर्ष में कितना जमा करता है, एक वर्ष में कितना, 12×4 = 48। तो 48,000 रुपए जो है सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, ठीक है। और 24,000 रुपए जो है जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपए का क्या लिया है, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा है, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा है। फिर क्या बोला है, देखिए ये दान की गई राशि है, जिसमें बोला गया है कि प्रधानमंत्री राहत कोष जो क्या है 100% क्या है, कर मुक्त है। मतलब ये है प्रधानमंत्री राहत कोष में जो पैसा जमा कर रहे हैं, कितना जमा कर रहे हैं, 20,000 रुपए जमा कर रहे हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए जो है, जिसका क्या है 50% कर मुक्त है, मतलब उस पर आधा जो है, अब 12,000 का आधा क्या होगा, 50% क्या होगा, 6,000। तो 6,000 पर क्या लगेगा, कर लगेगा, लेकिन 6,000 पर कर नहीं लगेगा। तो ये जो दान की गई राशि है, जिसमें फिर से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपए तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए दान करता है, और वृद्धाश्रम में जो पैसा दान करता है उसमें 50% कर मुक्त है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना करनी है, जो आयकर देना है उसकी गणना करनी है, देय आयकर की गणना कीजिए बोला है। सभी बचत क्या है, सभी बचत में क्या होगा, जितना भी है उसमें 1,00,000 रुपए तक क्या होगा, मुक्त होता है। जितना भी क्या होता है कर योग्य जो राशि होती है उसमें 1,00,000 रुपए फिर माइनस करेंगे। आयकर दरें निम्नानुसार है, जिसमें यदि देखा है तो कर योग्य सीमा को देखिए और आयकर की दरें को देखिए। यदि जो आयकर जो रहता है, देय आयकर रहता है, उसमें 2,00,000 फिर घटाएंगे मतलब इसमें क्या होगा, शून्य आयकर दरें रहता है, उसमें आयकर दर जो है शून्य रहता है। लेकिन जिसकी आय क्या हो रहा है, 2,00,000 से अधिक, मतलब 2,00,001 रुपया से 5,00,000 तक है तो उस पर 10% लगेगा। और जिसकी आय जो है 5,00,000 से अधिक, मतलब क्या होगा, 5,00,001 रुपए से अधिक हो रहा है, मतलब से अधिक मतलब 5 अधिक हो रहा है ना, 5,00,000 से अधिक मतलब क्या होगा, 5,00,001 रुपए से 10,00,000 तक 20% लगेगा। उसके बाद पहला बोला है शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर क्या होगा, देय आयकर का 2% और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर पर देय आयकर कितना होगा, 1%। अब दोनों को जोड़ा जाए तो कितना प्रतिशत होगा, 3%। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया है उसी के अनुसार यहाँ लिख रहे हैं, दिया गया है शासकीय, क्या दिया गया है, शासकीय कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी। आपको भी साथ साथ लिखना है ना, वैसे कल बनाए थे फिर भी लिखते जाइए, नए सिरे से फिर वक्त से बनाइए। तो कर्मचारी की वार्षिक आय, वार्षिक आय कितना है, 4,10,000 रुपए जो दिया है उसी को लिख रहे हैं यहाँ, है ना। तो शासकीय कर्मचारी की जो वार्षिक आय है वो कितना है, 4,10,000 रुपए है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, यहाँ जितने भी क्या किया गया है, जमा किया गया है उसको लिखेंगे, जमा राशि लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ देखिए सामान्य पहला करके लिख लेते हैं, यहाँ पहला क्या लिखे, सामान्य भविष्य
भविष्य, सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, निधि में जमा राशि, जमा राशि कितना है? 4000 प्रति माह है ना, 4000 रुपए प्रति माह है। तो 4000 प्रति माह है तो क्या करेंगे, 4000 लिखेंगे, गुना क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। तो टोटल कितना रुपए आ रहा है? 48,000 रुपए क्या कर रहा है वो? सामान्य भविष्य निधि में जमा कर रहा है। तो सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि कितना है? 48,000 रुपए हो गया। फिर दूसरा क्या है? जीवन बीमा प्रीमियम। दूसरा क्या है? जीवन बीमा प्रीमियम, प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम में जमा राशि, में जमा राशि कितना है? 24,000 रुपए। तो यहाँ 24,000 रुपए लिख दिए, 24,000 रुपए लिख दिए। फिर क्या है? तीसरा क्या होगा? राष्ट्रीय बचत, हाँ राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र में राशि लिख लेते, में राशि कितना है? राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा ना, हाँ कितना, या राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा कितना? 25,000 रुपए। कितना? 25,000 रुपए। यहां तक हो गया। अब यहां और कुछ तो नहीं है ना, यहाँ जमा करने वाले भी इतना ही है, ठीक है, प्रश्न में देखना इतना ही क्या है, जमा करता है। तो यहां लिखेंगे, फिर निकालेंगे हम कुल जमा राशि, कुल जमा राशि कितना हो जाएगा? 48,000। देखो 48,000 हुआ, ठीक है, 48,000 प्लस क्या करेंगे? 24,000, ये 24,000 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 25,000। अब कितना हो रहा है? जोड़ के बताएं, जोड़ के कितना बताएं? कितना हो जाएगा? 97,000 रुपए यहां होगा, ठीक है। तो कुल जो जमा राशि है ना, कुल जो जमा राशि है वो कितना है? 97,000 रुपए है ना। तो यहां तक जो लिखे, अभी तक हम प्रश्न को ही लिख रहे हैं। देखा जाए तो प्रश्न को क्या लिख रहे थे, यदि देखा जाए तो जो दिया गया है उसको हमने लिखे कि जो शासकीय कर्मचारी की जो वार्षिक आय है वो कितना है? 4,10,000 रुपए है। सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि कितना है? 48,000 रुपए है। प्रति माह कितना कर रहे हैं? 4,000 रुपए। तो 4,000 का 12 गुना करेंगे ना, तो 12 चौक 48,000 हो रहा है। जीवन बीमा प्रीमियम में जमा राशि कितना है? 24,000 रुपए है। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा है कितने का? 25,000 रुपए का। तो यहाँ कुल जो जमा राशि है वो कितना होगा? 97,000 रुपए होगा। और यहाँ एक लाइन लिखा है प्रश्न में, देखिएगा, जो सभी बचत होते हैं, ये क्या है? बचत है, सभी बचत है, जमा कर रहे हैं मतलब बचत है ना। तो यहाँ एक लाइन लिखेगा चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि यहां दिया गया है कि सभी बचत जो है, सभी बचत पर 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। अब ये बात समझ आ रहा होगा कि जो पैसा जमा कर रहे हैं एक तरीके से क्या कर रहे हैं? बचत कर रहे हैं ना। यहाँ सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि हो गया, ये सब क्या है? सभी बचत है। तो देखो सरकार जो है ये क्या करता है, जितने भी बचत होते हैं उसमें 1 लाख रुपए तक क्या होता है? कर मुक्त होता है। तो ये बताओ 97,000 पर कर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार जो है यदि यही पैसा जो है 97,000 रुपए जो है 1,25,000 हो जाता तो 1 लाख पर नहीं लगता, 25,000 पर क्या लगता? कर लगता। तो यहाँ 97,000 पर कोई कर नहीं लगेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ कर योग्य आय क्या हो जाएगा? यहाँ कर योग्य आय, इसलिए लिखेंगे यहाँ कर योग्य आय कितना हो जाएगा? किसमें घटा लेंगे? जो शासकीय कर्मचारी की जो वार्षिक आय है वो कितना है? 4,10,000 रुपए है। इसमें हम किसको घटा लेंगे? 97,000 को घटा लेंगे, क्योंकि इस पर कोई कर नहीं लगेगा। तो 4,10,000 माइनस क्या कर लेंगे? 97,000। तो 4,10,000 में
97,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो, चलो जल्दी करो, घटाइए, है ना, घटाइए। इसमें 4,10,000 में 97,000 को घटाएंगे कितना आएगा, कितना आ गया, तो ये, हाँ, तो जब आप क्या करेंगे, कर योग्य आय निकालेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, कर्मचारी की जो वार्षिक आय है 4,10,000 में 97,000 जिसपे कोई कर नहीं लग रहा है, इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो, 3,13,000 रुपए यहां आएगा। तो 3,13,000 रुपए क्या है, 3,13,000 रुपए क्या है, कर योग्य आय है। कर योग्य आय कितना हो जाएगा, 3,13,000 रुपए। अब यहां देखिए, यहां प्रश्न में यदि देखा जाए तो यहां और बोला गया है, क्या है, और क्या बोला गया है, प्रश्न में देखा जाए तो एक चीज और बोला गया है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में, है ना, देखो प्रधानमंत्री राहत कोष में यहां हम बोलेंगे दान की गई राशि, यहां लिखेंगे दान की गई राशि, की गई राशि, राशि, दान की गई राशि में क्या क्या है, प्रधानमंत्री कितना है जी, प्रधानमंत्री मंत्री राहत कोष में, राहत कोष में, कोष में कितना है, राहत कोष में कितना जमा कर रहे हैं, में राशि लिख लेते हैं, कितना है, कितना है, 20,000 रुपए। और ये 20,000 जो है ये क्या है, 100% क्या है, कर मुक्त है, कितना है, कर मुक्त है, ठीक है, कर मुक्त है, ठीक है, कितना है, प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपए जो होगा वो कर मुक्त होगा। तथा वृद्धाश्रम में, वृद्धा आश्रम में, वृद्धा आश्रम में दान की गई राशि, दान की गई राशि कितना है, कितना है, 12,000, यहां लिख देता हूं, कितना है, 12,000, 12,000 है, लेकिन यहां क्या है, 50% क्या है, कर मुक्त है, तो यहां लिखे हैं जो कि क्या है, 50% कर मुक्त है, कर मुक्त है, कर मुक्त है, इसलिए यहां क्या होगा, 12 का क्या करेंगे, 12,000 का क्या करेंगे, 50% निकालेंगे, तो 12,000 का 50% कितना होगा, देखिए, तो यहां क्या करेंगे, 12,000 गुना 50 बटे क्या हो जाएगा, 100, 50 बटे 100 होगा, तो ये 2 जीरो कट गया यहाँ, तो कितना आ गया, 12 पंचे 60, तो कितना होगा, 6,000 रुपए। तो यहां छूट की गई राशि, छूट की गई राशि कितना छूट करेगा, देखो कितना छूट करेगा, यहां कितना है, 20,000, 20,000 धन कितना हो जाएगा, 6,000, तो इस पर भी कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो अतः करके लिखते हैं, अतः क्या लिखेंगे यहां, अतः कर योग्य राशि कितना हो जाएगा, कर योग्य राशि कितना हो जाएगा, कर योग्य राशि कितना हो जाएगा, ये टोटल करना भूल गया, देखो छूट की गई राशि कितना है, 26,000, कितना है, 26,000, ठीक है, 26,000 रुपए यहां। अब यहां अतः कर योग्य राशि कितना हो जाए, जिस पर कर लगेगा, तो ये 26,000 को फिर घटा देंगे किससे, जो हमने लाए थे 3,13,000 में फिर से घटा देंगे, तो यहां कितना हो जाएगा, 3,13,000 रुपए में फिर से क्या करेंगे, 26,000 को घटा देंगे, 26,000 को घटाएंगे, कितना आया जल्दी बताओ, 87,000, 2,87,000 रुपए जो है ये क्या है, कर योग्य राशि है, कर योग्य राशि है। अब यहां देखिएगा थोड़ा सा,
यहां तक पहले बना लो भाई। फिर से एक बार देखें तो यहाँ दिया क्या गया, देखो दिया था उसको यहां तक है पूरा, यदि देखा जाए है ना, दिया यहां तक है, यहां से सॉल्यूशन शुरू हुआ है। यदि आप गौर से देखें तो यहाँ क्या क्या दिया गया है, शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय कितना है, 4,10,000 रुपए है। पहला यदि देखा जाए तो सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि कितना है, 4,000 प्रति माह के अनुसार 12 माह का कितना हो जाएगा, या एक वर्ष का कितना हो जाएगा, 48,000 रुपए। फिर क्या है, जीवन बीमा प्रीमियम में जमा राशि कितना है, 24,000 रुपए। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है कितना, 25,000 रुपए का। तो कुल जमा राशि कितना हो जाता है, 48,000 को जोड़ेंगे, 48,000, 24,000 और 25,000 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 97,000। फिर क्या है, चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है कि सभी बचत, जितना भी बचत है उसमें 1,00,000 रुपए तक क्या रहेगा, छूट रहेगा, उसको कोई कर देने की आवश्यकता नहीं है, कर मुक्त रहेगा। तो यहाँ 97,000 जो है 1,00,000 से क्या है, कम है। तो 1,00,000 से कम होने की वजह से 97,000 पर कोई कर नहीं देना है। अब कोई कर नहीं देना है तो जो कर्मचारी के जो वार्षिक आय है उसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, किसको, 97,000 को। तो यहां से क्या निकल गया, कर योग्य आय निकल गया। कर योग्य आय कितना हो जाएगा, 3,13,000 रुपए यहाँ हुआ। ठीक है, यहां तक हो गया। इसको हमें याद रखना है, ये जो निकाले हैं ना इसको थोड़ा सा गौर करना है। उसके बाद क्या है, दान की गई राशि। दान की गई राशि में यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना जमा किया, 20,000 रुपए। और 20,000 पर कोई भी कर नहीं लगेगा। लेकिन जो वृद्धाश्रम में दान कर रहा है, कर्मचारी के द्वारा वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए दान कर रहा है, तो लेकिन 12,000 में क्या होगा, 50% कर मुक्त है ना। तो इसलिए क्या होगा, कर मुक्त है मतलब 6,000 पर कोई ब्याज, मतलब कोई भी कर नहीं लगेगा। 6,000 पर यहाँ हमने निकाल लिए। तो 12,000 का 50% हमने निकाले, 12,000 का 50% हमने निकाले, तो यहाँ इस तरीके से आया। फिर क्या है, छूट की गई राशि, कितने पर छूट मिलेगा, यहाँ 20,000 तो हो गया, प्रधानमंत्री राहत कोष में जो जमा किया पैसा वो हो गया, दान की गई राशि है। और 6,000 रुपए क्या हो गया, वृद्धाश्रम में 12,000 किया है, लेकिन 6,000 पर क्या लगेगा, 6,000 पर छूट लगेगा, छूट होगा। तो छूट की गई राशि कितना हो गया, 26,000 रुपए। अब इस 26,000 रुपए को अतः हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने निकाले थे 3,13,000 रुपए, इस पे फिर घटा देंगे तो यहां से निकल जाएगा, अतः कर योग्य राशि कितना हो जाएगा, 2,87,000 रुपए हो जाएगा। यहां तक समझ आया होगा। यहां कितना हो गया, 2,87,000 रुपए हो गया। अब यहां प्रश्न को फिर से देखिए, यहां क्या बोला है, यहां टेबल में यदि आप देखें तो जो 2 लाख है, 2 लाख रुपए तक कर योग्य सीमा को देखिए टेबल को, कि यहां लिखा है 2 लाख रुपए तक आयकर की दरें क्या रहेगी, शून्य रहेगी। मतलब 2 लाख तक भी यहाँ क्या है, यदि देखा जाए तो 2,87,000 रुपए है यहाँ, है ना। तो 2 लाख पर कोई कर देने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना बचा यहाँ, 87,000। अब 87,000 क्या हो जाएगा, यहाँ 87,000 पर हम क्या करेंगे, कर देंगे। तो कितना प्रतिशत आएगा, पहले तो ये राशि कितना है, 2,87,000 है। तो किसके किसके बीच है, देखो 2,01,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के बीच में है। मतलब ये जो 87,000 पर क्या लगेगा, 10% कर लगेगा, है ना, 10% कर लगेगा। तो यहां हम लोग लिख रहे हैं दे आयकर, यह आयकर कितना हो जाएगा, देखिए यहां क्या हो जाएगा, अतः करके लिख सकते हो या इसलिए लिख सकते हो, चलो इसलिए क्या हो जाएगा, आयकर, आयकर कितना हो जाएगा, 2,87,000 में क्या कर देंगे, 2 लाख को घटा देंगे। 2 लाख को घटाने का कारण क्या है, 2 लाख को घटाने का कारण क्या है, यहाँ आयकर के दर क्या है, आयकर की दर क्या है, शून्य, कोई भी यहाँ कर नहीं लगेगा। लेकिन जिसमें घटाएंगे, यहाँ क्या कर रहे हैं, 2,87,000 में 2 लाख को घटा रहे हैं, तो उसका क्या होगा, जो बचेगा का क्या होगा, 10%, क्या हो जाएगा, 10%। यहाँ 10% लिखेंगे। चलिए अब 2,87,000 में 20,000 को घटाओ, कितना आया, कितना आया, 87,000, कितना आया, 87,000।
अब 87,000 का क्या करना है, 10% निकालना है। तो 87,000 का 10% क्या हो जाएगा, 10 बटे क्या हो जाएगा, 100। तो 2 जीरो यहाँ कटा तो कितना आ गया यहाँ, 8,700 रुपए आया। 8,700 रुपए क्या है, आयकर है। मतलब इसी पे, मतलब आयकर का मतलब क्या है, यही क्या, टैक्स देना है। किसको देना, जो कर्मचारी था जिसकी आय जो है 4,10,000 रुपए था और कुछ कुछ जमा राशि किया, कुछ छूट दिया, तो सारे चीज हल करने के बाद यहाँ क्या किए, 8,700 रुपए उसको टैक्स देना है। लेकिन इसके अलावा यहाँ और क्या लगता है, शिक्षा उपकर लगता है, शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर कितना प्रतिशत लगता है, 3%। तो इसका क्या करेंगे, तथा कर लो, चलो सीधा यही लिखते हैं। कितना हो जाएगा, 8,700 रुपए। इस पर क्या होगा, 3% लगेगा। तो 3% लगेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 87। हाँ, मतलब 8,700 गुना 3%, मतलब 3 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ 2 जीरो कटा, कटने के बाद क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21, हासिल है 2, 8 तिये 24, और 24 और 2 261 रुपए हुआ। तो यहां हम क्या बोलेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः कुल आयकर राशि कितना हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 8,700 रुपए। धन कितना हो जाएगा, 261 रुपए यहाँ होगा, 261 रुपए होगा। दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा, 8,961 रुपए। और यही क्या है, फाइनल आंसर है आपका, है ना, यही आपका फाइनल आंसर है।